हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला पर। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है सभी विषयों का। और आज हम लोग जो मातृभाषा हिंदी है इसका मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। जी हाँ, आपने अभी तक जो भी हिंदी की पढ़ाई की है उस हिंदी की पढ़ाई में आपने कितना कुछ अर्जित किया है अपने मेहनत से, अपनी लगन से, उसका ही हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग यदि इस टेस्ट में शामिल होने वाले हैं तो कृपया आप कापी कलम ले लीजिएगा और आप मिलाते चलिएगा कि इसमें पूछे गए क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चनों का सही सही उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड का ये लक्ष्य है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल सके कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो आप यदि इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझ में पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर टोटल चूँकि 50 क्वेश्चनों का ही उत्तर देना है और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से कि इन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थात जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है केवल उसी का उत्तर देना है, जिसको नहीं पता है वैसे 50 प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग का जो प्रश्न है, यह पहला प्रश्न है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो रचना है ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। जी हाँ, चैप्टर में बतलाया गया है कि सेन साहब ने जो अपनी नई मोटर कार खरीदी थी वो किस रंग की थी। तो बतलाइए, आप लोग गेस कीजिए। जी हाँ, उनकी जो नई कार थी वो काले रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। जी हाँ, मैक्स मूलर की जो दृष्टि में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा अर्थात सभी संपदाओं से भरा हुआ और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, वो कौन सा देश हो सकता है। तो जी हाँ, वो देश हो सकता है, तो वो देश है कौन सा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। जी हाँ, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। जी हाँ, मनुष्य में जो घृणा है वो बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अर्थात जो घृणा होती है वो पशुत्व का सूचक होती है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, यह किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो आप लोगों को पता होगा अगर आपने इसे पढ़ा है तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मेंडलीफ किसकी रचना है। जी हाँ, ये जो मेंडलीफ पुस्तक है ये किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है। तो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये जो रचना है ये गुणाकर मूले की है। जी हाँ, गुणाकर मूले ने ही मेंडलीफ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। जी हाँ, जो देवगिरी के यादव शासक थे उन्होंने किस लिपि में अपना लेख लिखा था। तो देवगिरी के यादव शासकों ने जो अपना लेख लिखा था वो लिखा था नंदी नागरी लिपि में। जी हाँ, नंदी नागरी लिपि में देवगिरी के यादव शासकों ने जो अपना लेखन की कला है वो विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जी हाँ, लेखक जो अमरकांत है उनको लेखन के लिए
किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, अर्थात इसमें से कौन सी उनकी रचना है जिस पर कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? निबंध लेखन, नाट्य लेखन, कथा लेखन, इतिहास लेखन। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा बी। जी हाँ, कथा लेखन के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कैसा लड़का था। जी हाँ, बहादुर जो है वो कैसा लड़का था? बदमाश, शरारती, हंसमुख और मेहनती या कामचोर था? तो जो बहादुर है वो हंसमुख और बहुत ही मेहनती लड़का था। 9th क्वेश्चन है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। जी हाँ, ये जो लाइनें हैं ये किस शीर्षक पाठ से ली गई है? जी हाँ, इन लाइनों को किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यदि आपने गहनतापूर्वक हिंदी की किताब को पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर पता होगा। जी हाँ, ये जो लाइनें हैं ये ली गई है परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से। जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से इन लाइनों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था? जी हाँ, इन चारों में से कौन आमलेट नहीं खाता था? चाचा जी, बाबूजी, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। तो आप लोग बता सकते हैं, इस तरह भी गेस कर सकते हैं। जी हाँ, चाचा जी खाते होंगे, बापू जी भी हो सकता है खाते होंगे, शंभू महाराज जी भी खाते होंगे, लेकिन ये पंडित बिरजू महाराज, जी हाँ, इनके नाम में पंडित लगा है तो ये आमलेट जो है नहीं खाता था, क्योंकि वैसे भी पंडित लोग जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो इससे भी आप इसका गेस कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? जी हाँ, जो अशोक वाजपेयी थे उनके पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जी जो था वो नाम था परमानंद वाजपेयी। जी हाँ, इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। चलिए हम लोग आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विलन्नव क्या है? जी हाँ, विलन्नव क्या है? फ्रांस का शहर है, फ्रांस का मंदिर है, फ्रांस का मस्जिद है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। तो यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा जो विलन्नव है वो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 क्वेश्चन है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? जी हाँ, जब लेखक घर पर आए तो गीले कपड़ों में आए तो उनको देखकर कौन नाराज हुई? उनकी माँ, उनकी दीदी, नानी, चाची। जी हाँ, उनकी जो दीदी है वो नाराज हो गई थी उनको गीले कपड़ों में देख करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, लेखक जो यतीन्द्र मिश्र है वो कब जन्म लिए थे? 1975, 1976, 1977 या 1978 में? तो यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो 1977 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? जी हाँ, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुरटू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। तो यदि आपने किताब को अच्छी तरह से पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से जो है बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति क्या हो गई थी? आसक्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वो क्वेश्चन है कि काशी किसकी पाठशाला है? जी हाँ, विद्या की, नाच की, गाने की, संस्कृति की। तो जो हमारी काशी है वो हमारे संस्कृति की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर सब कोई दे सकता है और आपको पता होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था? जी हाँ, 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग का जो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। जी हाँ, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? जी हाँ, विवादों से घिरा हुआ महाभारत किसका था जो सबसे पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? जी हाँ, वो विदेशी लेखक हैं। कौन हो सकते हैं? पीटर ब्रूक, सार्टेल, जेन ऑस्टिन या अल्बर्ट कैमस। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पीटर ब्रूक। पीटर ब्रूक का जो विवादास्पद महाभारत है वह पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? जी हाँ, जो बिरजू महाराज थे वो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी दृष्टि में किसे समझते थे? अपनी दीदी को, अम्मा को, चाची को या अपनी नानी को? जी हाँ, वो अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज या एग्जामिनर समझते थे। कौन? बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ, द का उच्चारण स्थान क्या है? इसका मतलब कि द का उच्चारण हमारे मुंह में से कहाँ से होता है? मूर्धा से, ओष्ठ से, दंत से या कंठ से? तो जो द है इसका उच्चारण हम लोग के शरीर में दांतों से होता है। जी हाँ, दंत से। अगला क्वेश्चन, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ, जो निश्चल शब्द है इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा? नि प्लस छल, निस प्लस छल, निश्च प्लस ल या नि प्लस छल? जी हाँ, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नि प्लस छल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और 4 में से 3 शब्द अशुद्ध हैं और 1 शब्द शुद्ध है। तो आपको शुद्ध शब्द को चुनना है कि इन चारों में कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ, पहला है स्मारण। जी हाँ, ये गलती है क्योंकि स्मरण होता है। दूसरा है मैथिली, ये भी गलती है क्योंकि इसका सही उच्चारण जो है मैथिली होता है। अगला है अनधिकार, ये भी गलत है, इसका सही अनाधिकार होता है। और चौथा है वाहनी। जी हाँ, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 23 का उत्तर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई शब्द कौन संज्ञा है? जी हाँ, जो मई का महीना है यह शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो जो मई शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह कोई पार्टिकुलर महीना का नाम दे दिया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन, अपराध शब्द कौन लिंग है? जी हाँ, जो अपराध शब्द है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं है। तो जो अपराध शब्द है ये पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कर्पूर शब्द है। जी हाँ, ये जो कर्पूर है ये कैसा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम या विदेशज? तो कर्पूर जो है संस्कृत का शब्द है और ये जैसे का तैसा ले लिया गया है, तो कर्पूर शब्द जो है वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जी हाँ, श्याम शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है कि क्या होगा? श्यामी, श्यामिनी, श्यामलिनी या श्यामा? जी हाँ, यही उसका सही उत्तर होगा। श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? जी हाँ, डाल पर, देखिए यहाँ पर आया है, डाल पर चिड़िया गाती है, तो अधिकरण है, संबंध है, अपादान है, संप्रदान है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो अधिकरण होगा क्योंकि अधिकरण के बारे में आपने पढ़ा है मैं, पै, पर। तो यहाँ पर आ रहा है तो ये अधिकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? जी हाँ, यह कलम किसकी है? इसमें ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक? जी हाँ, गुणवाचक तो है नहीं, संख्यावाचक भी नहीं है, परिमाणबोधक भी नहीं है, तो यहाँ पर बचा बी नंबर ऑप्शन, यानी ये
सार्वनामिक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 30 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। जी हाँ, मैंने खाना खा लिया है, ये कौन सा काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, मैंने खाना खा लिया है यानी क्रिया अभी अभी हुई है, यानी ये चला जाएगा आपका वर्तमान काल में। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, पुष्प शब्द है। जी हाँ, पुष्प शब्द कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो पुष्प जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो ये जो होगा आपका उत्तर होगा तत्सम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वो क्या कहलाते हैं। जी हाँ, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन, पराजय शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए पराजय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परा प्लस जय। तो उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के आगे आकर जुड़ जाए और उसका अर्थ बदल दे। तो जय में क्या जुड़ा है, परा, तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा, परा, यानी 33 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, तो यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल दे। तो यहाँ त्याग प्लस ई से बनेगा त्यागी, तो इसके लास्ट में क्या आकर जुटा है, जी हाँ बड़ी ई। तो यहाँ पर त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी ई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि चाचा शब्द का विशेषण है। जी हाँ, चाचा शब्द का यहाँ पर विशेषण कौन सा शब्द है, चाची, चचेरा, चाचे, चाचू। जी हाँ, विशेषण का मतलब होता है उससे संबंधित। तो चाचा शब्द का विशेषण जो है वो होगा आपका चचेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शूल पाणी शब्द कौन समास है। जी हाँ, शूल पाणी शब्द कौन सा समास है। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। यदि आपने व्याकरण का अध्ययन किया है तो आप निश्चित इन क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं किया है तो कृपया अभी भी समय है, आप इनका अध्ययन कर लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते चले शूल पाणी शब्द कौन सा समास है। तो शूल पाणी जो शब्द है ये बहुव्रीहि समास है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो 37 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। जी हाँ, यहाँ 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों में आपको शुद्ध वाक्य को निकालना है। इनमें से 3 अशुद्ध वाक्य हैं। तो चलिए देखते हैं। राम ने पुस्तक खरीदा, जी ये गलत है क्योंकि राम ने पुस्तक खरीदी, ये सही होगा। राम पुस्तक खरीदा, ये भी गलत है। राम ने पुस्तक खरीदी, जी हाँ ये यहाँ पर आपका जो है वो सही उत्तर होगा। तो 37 का जो उत्तर होगा आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जी देखिए यहाँ पर ग्रामर से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपने पढ़ा होगा कि वैसी संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें कौन सा चीज़ है, शहर, गांव, पत्थर या दूध। जी हाँ, यहाँ पर जो दूध है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा। जी हाँ, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। जी हाँ, आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो उसने अपने भाई का घर खरीदा बिल्कुल सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सजीव शब्द का विलोम है। जी हाँ, सजीव शब्द का विलोम है, बहुत ही इजी सवाल है। निर्गुण, निर्जीव, निष्काम या निराकार।
तो सजीव शब्द का जो विलोम है वो निर्जीव होता है। अगला क्वेश्चन है कि जपूजी किसकी रचना है। जी हाँ, जपूजी जो है वो किसकी रचना है, यानी जपूजी को किसने लिखा है, रसखान, घनानंद, गुरु नानक या प्रेम घन। तो यदि आपने पढ़ा होगा पुस्तकों के बारे में तो जपूजी जो है, जपूजी को लिखने वाले कौन है, गुरु नानक। जी हाँ, जपूजी को गुरु नानक ने लिखा है। जी नहीं, माफ़ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल सही, जपूजी यहाँ पर है किसकी रचना है, तो जपूजी जो है वो गुरु नानक की रचना है। यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है। जी हाँ, इस पंक्ति को किस कविता से लिया गया है। प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह स्वदेशी से। तो ये जो लाइन है, जरा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, ये लिया गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। जी हाँ, ये जो प्रेम वाटिका है ये किस प्रकार की रचनाएं हैं, धार्मिक, कारुणिक, भक्तिपरक या प्रेम निरूपण संबंधी। जी हाँ, तो जो प्रेम वाटिका है वो प्रेम निरूपण संबंधी कविता है या रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। जी हाँ, सवैया और घनाक्षरी ये जो है दो पुस्तकें हैं, दो कृतियां हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको इनमें से किसने लिखा है, घनानंद, प्रेम घन, गुरु नानक या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो ये जो दोनों अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनको लिखा है घनानंद ने। जी हाँ, 44 का उत्तर ए होगा, घनानंद। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रसिक समाज की स्थापना किसने की। जी हाँ, रसिक समाज की स्थापना इनमें से किसने की है, घनानंद, सुमित्रानंद पंत, जीवनानंद दास या बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। जी हाँ, इन्होंने ही जो है यहाँ पर रसिक समाज की स्थापना की है, बद्री नारायण चौधरी ने। 46 नंबर क्वेश्चन, वीणा किनकी रचना है। जी हाँ, वीणा जो है किसने लिखा है, कुंवर नारायण, अनामिका, सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो वीणा है, वीणा जो है ये लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, बहुत ही जी क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। जी हाँ, अपने सामने जो काव्य संग्रह है इसको किसने लिखा है, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास या फिर अज्ञेय ने। तो आपने यदि पढ़ा है तो आप बतलाइए कि इसमें किस लेखक ने अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह की रचना की है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा कुंवर नारायण। जी हाँ, कुंवर नारायण की ये रचना है अपने सामने। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। जी हाँ, बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष है वो घर में कहाँ या फिर कहाँ मिलता था, आंगन में, घर के दरवाजे पर, खेत में या बांध पर। जी हाँ, बूढ़ा चौकीदार हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर। अगला क्वेश्चन, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया है। जी हाँ, वीरेंद्र डंगवाल ने तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस रूप में किया है।
बीजाक्षर, वनलता सेन या झरा पल्लव। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा पहल पुस्तिका। जी हाँ, पहल पुस्तिका के रूप में वीरेंद्र अग्रवाल ने नाजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किया है। इस प्रकार 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो आपको 100 में से 50 क्वेश्चनों के ही उत्तर देने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है वही दीजिएगा, जो नहीं पता है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस क्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया सिल्के की माता का क्या नाम था? जी हाँ, रेनर मारिया सिल्के की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का जो नाम है वो सोफिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? जी हाँ, इन चारों कवियों में से किस कवि की आरंभिक काव्य प्रकृति जो है वो प्रकृति और सौंदर्य से भरी पड़ी है? तो जी हाँ, वो कवि है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है 53 कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? जी हाँ, प्रेम घन के अनुसार भारत से आज कौन सी वस्तु विलुप्त हो चुकी है? बेरोजगारी, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा या भारतीयता? जी हाँ, भारतीयता जो है वो गायब हो चुकी है। कहाँ से? भारतीय समाज से। किसके अनुसार? प्रेम घन के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जी हाँ, राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? कर्म, रिश्ते नाते, जन्म और जीवन या परिवार? जी हाँ, जन्म और जीवन जो है वो व्यर्थ है। किसके बिना? राम नाम के कीर्तन के बिना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? जी हाँ, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाम का जो नाटक है उस नाटक को किसने लिखा है? तो जी हाँ, इस नाटक को जो है अज्ञेय जी ने लिखा है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जनता की रोके राह समय में वह ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? यानी ये जो लाइन आपके सामने दी गई है इस लाइन को किस कविता से लिया गया है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म या हिरोशिमा? जी हाँ, इस पंक्ति को जो है जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हम लोग का 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, आप लोगों ने यदि कवि के जीवनी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कुंवर नारायण जो है इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1927 ईस्वी में। ये कोई किताब के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 58, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? जी हाँ, हमारी नींद जो शीर्षक कविता है इस कविता में किसका जीवन क्रम जो है वो पूरा हुआ? तो इस कविता के अनुसार जो है मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है? जी हाँ, सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन का अंतिम काव्य कौन सा लिखा? लोकायतन, पल्लव, उच्छ्वास या मीणा? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है लोकायतन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है यानी ली गई है? जी हाँ, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनकर सूख गया। तो यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, भारत माता, हिरोशिमा? जी हाँ, हिरोशिमा कविता से इस लाइन को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि जो पुरुष कविता रचता है
के लिए एक शब्द है। जी हाँ, कविता रचने वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? जी आपको पता होगा, कविता रचने वाले पुरुष को या कविता लिखने वाले पुरुष को कवि कहा जाता है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, एक आंख से देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप बतलाइए। प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर होना। जी हाँ, एक आंख से देखना यानी बराबर मानना, दो आंख से देखना यानी भेदभाव करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि य र ल व क्या है? जी हाँ, य र ल व क्या है? हम लोग जानते हैं ये सब व्यंजन वर्ण है, लेकिन व्यंजन वर्ण में ये कौन से व्यंजन वर्ण है? उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जी हाँ, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यशोधरा का संधि विच्छेद है। जी हाँ, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? सही सही, यशः प्लस धरा, यशो प्लस धरा, यशोध प्लस रा, या यह प्लस शोधरा। जी हाँ, तो यशोधरा का जो सही सही संधि विच्छेद है वो ए नंबर होगा, यशः प्लस धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 65 नंबर, हरि शब्द कौन संज्ञा है? जी हाँ, हरि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो हरि किसी का नाम हो सकता है, तो हरि जो नाम हो जाएगा तो ये कैसी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? जी हाँ, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का पदबंध है। तो यदि आपने व्याकरण पढ़ा है सही से तो व्याकरण में एक पदबंध है और ये पदबंध में आपको बतलाना है कि कौन सा पदबंध है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया पदबंध। तो इसका जो सही सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। जी हाँ, ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? जी हाँ, आपको इन चारों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। जी हाँ, ये पहला क्वेश्चन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ को 3 रानियां थी, गलती है। राजा दशरथ का 3 रानी, ये भी गलती है। राजा दशरथ की 3 रानियां, ये भी गलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? जी हाँ, सब धन यानी मय धन, ये किसका एग्जाम्पल है? जी हाँ, परिमाण बोधक। यहाँ पर परिमाण का बोध हो रहा है कि सब धन यानी सारा धन, तो ये कैसा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कोमल शब्द है। जी हाँ, कोमल कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज? तो कोमल जो है संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जी हाँ, अब तक तत्सम से लगभग 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। जी हाँ, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, वो क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप या उप, इनमें से क्या होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर डी आपका ऑप्शन होगा, उपकार में उप उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन 71, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो शब्दांश का कितना प्रकार होता है? तो शब्दांश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्प शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, सर्प में कौन सा प्रत्यय है? तो सर्प यानी अ आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा? अ प्रत्यय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन 73 यानी 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। अपमान शब्द का विशेषण है। जी हाँ, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानी, अपमानु, अपमानिन या अपमानित? तो अपमान शब्द का विशेषण जो है वो अपमानित होगा। अगला क्वेश्चन है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, सभापति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? जी हाँ, यहाँ पर पुनः एक पदबंध आ गया, नाली में बहता हुआ पानी। यह कैसा पदबंध है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया पदबंध?
तो जी हाँ, नाली में बहता हुआ पानी, यहाँ ध्यान दीजिए पानी की विशेषता बतलाई जा रही है, पानी कैसा है तो बहता हुआ है। तो ये कौन सा विशेषण होगा? जी हाँ, ये कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जी हाँ, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो रचना की दृष्टि से ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन आकाश शब्द का पर्यायवाची है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आकाश शब्द का पर्यायवाची, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अद्भुत, अतुल, अनूठा या नव? जी हाँ, नव इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधकार शब्द का विलोम है। जी हाँ, अंधकार का उल्टा क्या होता है? तो अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का 79 नंबर क्वेश्चन जो है 79, वो क्या है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। जी हाँ, जो शिव के उपासक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो शिव के उपासक को जी हाँ शैव कहा जाता है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, 80 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, बेफिक्र होना, या फिर अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। जी हाँ, घी के दिए का जलाने का मतलब कि अप्रत्याशित लाभ से बहुत ज़्यादा खुशी मनाना। आपका उत्तर यहाँ पर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सोना धातु कौन लिंग है? जी हाँ, सोना का लिंग निर्णय करना है, तो सोना धातु जो है वो पुल्लिंग होती है। अगला क्वेश्चन घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? जी हाँ, घड़ी जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो जो घड़ी होती है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घड़ी से दुनिया की सभी घड़ियों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जी हाँ, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है, जेठिन, जेठाइन, जेठानी या फिर जेठनानी? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा जेठानी। जेठ का स्त्रीलिंग रूप जेठानी होता है। 84 क्वेश्चन है, 84 नंबर की बखूबी शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो बखूबी शब्द में जो है आपका अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन कि रमेश आ रहा होगा। जी हाँ, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो रमेश आ रहा होगा ये भविष्यत काल का उदाहरण है, क्योंकि आया नहीं है, कहा जा रहा है आ रहा होगा, तो भविष्यत काल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मंगमा को किससे विवाद था? जी हाँ, जो मंगमा थी उसको किससे विवाद था? बेटा से, पति से, बहू से, माँ से? तो अधिकतर जी हाँ बहू से विवाद होता है, तो यहाँ पर भी मंगमा को बहू से विवाद था। 87 नंबर क्वेश्चन है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? जी हाँ, लक्ष्मी को बाढ़ की चिंता सता रही थी। जी हाँ, बाढ़ की चिंता के कारण लक्ष्मी जो है वो सो नहीं पा रही थी। 88 नंबर क्वेश्चन है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 89 नंबर क्वेश्चन है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? जी हाँ, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में? जी हाँ, शहर में जो है उसके पुत्र जो क्या कर रहे थे? काम, पढ़ लिख कर काम में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन है मंगू कितने वर्ष की है? जी हाँ, जो मंगू है वो कितने वर्ष की है? तो मंगू जो है वो 12 वर्ष की है। जी हाँ, 12 वर्ष की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरै पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? जी हाँ, मदुरै जो है वह पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था?
जी हाँ, वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था आपको बताना है। तो वल्ली अम्माल की लड़की का जो नाम था वो था पाम्पाती। जी हाँ, पाम्पाती। अगला क्वेश्चन कि वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई। जी हाँ, वल्ली अम्माल जो है वह किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी। यहाँ बहुत ही डीपली सवाल है, यदि आपने किताब का लाइन बाय लाइन अध्ययन नहीं किया है तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब देना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रश्न किताब के पीछे दिए होते हैं वहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, जो प्रश्न पाठ के अंत में दे दिए जाते हैं वहाँ से नहीं है, बल्कि ये लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किताब का बीच से यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो इन सब क्वेश्चनों का उत्तर देना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, तो ये जो वल्ली अमाल है ये किस रंग के साइकिल इस रिक्शे पर सवार हुई थी। तो जी हाँ, ये पीले रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 94 नंबर, ये क्वेश्चन है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। जी हाँ, जो सीता है वो क्या देखकर रुआसी हो गई थी। तो वो काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई थी। अगला क्वेश्चन कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जी हाँ, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी था। अगला क्वेश्चन हेड नर्स का नाम क्या था। जी हाँ, जो हेड नर्स थी उसका क्या नाम था। तो हेड नर्स का नाम जो था वो मिरांडा था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि वेदना कितनी क्रूरता से पहुंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ। जी हाँ, पहली बार उसका साक्षात्कार जो है वो पुत्र को हुआ था। 98 क्वेश्चन ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। जी हाँ, तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में जो है 2 कमरों में जो है लगभग खचाखच कितने लोग भर गए। तो जी हाँ, यहाँ पर करीब 200 लोग उस कमरे में भरे हुए थे। ये भी बहुत डीपली क्वेश्चन है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन छापने में एक मिस प्रिंटिंग हुई है, 2 कमरा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा 4 कमरा। जी हाँ, 4 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे। तो करीब करीब 200 लोग उस कमरे में भर गए थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है। ये 99 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। जी हाँ, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन कि अच्युत किसका बेटा था। जी हाँ, अच्युत जो है यह किसका बेटा था। तो अच्युत जो है वह लक्ष्मी का बेटा था। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों को देखा और सबका विश्लेषण किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद।